हेलो एवरीवन, अगला डाउट है दोस्त यहाँ पे इशू फॉर फ्यूचर एंड री इशू ऑफ शेयर का क्वेश्चन नंबर 11। ये हमारे नोट्स का ही क्वेश्चन है। ये मैंने शायद होमवर्क में दिया होगा, बच्चे से आप लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश की होगी, शायद क्रॉस चेक करने के लिए। आई डोंट नो दैट, लेकिन डाउट तो डाउट है। शुरू करें? यस सर, शुरू करो। महेश कंपनी फॉरफीड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑन 100 शेयर ऑफ ₹10 ईच, पेएबल ₹5 ऑन एप्लीकेशन ₹6 इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹1 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट। लो, हर शेयर है 10 रुपये का। एप्लीकेशन के समय चाहिए दोस्त 5 रुपये, और बचे हुए जो 6 रुपीज़ हैं जिसमें 1 रुपये का प्रीमियम जुड़ा हुआ है वो चाहिए अलॉटमेंट के समय, यानी सिर्फ 2 ही कॉल होंगे, एक एप्लीकेशन वाला एक अलॉटमेंट वाला। प्रिपेयर द जनरल एंट्रीज सिंस फॉर फीचर इफ द शेयर्स आर री इशूड एट। मान लेते हैं कि अगर ये शेयर री इशू होता है 10 रुपये में, तो इसकी एंट्रीज क्या होनी चाहिए। अगर ये शेयर 12 रुपये में री इशू होता है तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, और अगर ये शेयर 5 रुपये में री इशू होता है तो इसकी क्या एंट्री होनी चाहिए। आइए शुरू करें। यस सर, शुरू करते हैं। चलो, मैंने कहा था जब भी आप फॉर फ्यूचर की एंट्री बनाए दोस्त, पहले एक छोटा सा डायग्राम बनाएं। छोटे से डायग्राम में क्या करना है, मैंने कहा था दोस्त पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। स्ट्रेट लाइन में जितने कॉल्स हैं उन सारे कॉल्स को प्लॉट करो। हमारे पास में 2 ही कॉल हैं, एक एप्लीकेशन और दूसरा अलॉटमेंट। एक कॉल है दोस्त हमारा एप्लीकेशन का कॉल, एक कॉल है हमारा अलॉटमेंट का कॉल। एप्लीकेशन के समय चाहिए 5 रुपये, अलॉटमेंट के समय चाहिए 6 रुपीज़। 6 रुपीज़ में 5 रुपीज़ हैं कैपिटल के और 1 रुपये है प्रीमियम का। 5 रुपये किसके लिए हैं दोस्त? कैपिटल के लिए हैं, और 1 रुपये किसके लिए है? प्रीमियम के लिए है। ऐसे करके टोटल हुआ था 6 रुपीज़। फिर मैंने कहा था इस डायग्राम में सबसे पहले प्लॉट करो कि आप शेयर्स को कब फॉरफिट कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, यानी हम शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं अलॉटमेंट की मनी नहीं मिलने के कारण, यानी हमने शेयर को फॉरफिट किया होगा अलॉटमेंट के बाद। यहाँ पे कहीं हमारा शेयर फॉरफिट हुआ होगा और इसके बाद आपका शेयर यहाँ पर री इशू होगा। शुरू करें? यस सर, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है फॉर फ्यूचर की। आइए लिखेंगे एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर महेश। इसके लिए दोस्त ये हो गया क्रेडिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट, LF, डेट पर्टिकुलर। क्रेडिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट, LF, डेट पर्टिकुलर। इसके बाद दोस्त हम बनाएंगे यहाँ पर वर्किंग नोट। मैंने हमेशा कहा है बिल्कुल प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन करो। प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन तभी माना जाएगा जब आप क्वेश्चन जहाँ ख़त्म होता है उसके बाद में अपने वर्किंग नोट बनाएं। शुरू करें? यस सर, शुरू करो। चलो फिर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ मिस्टर महेश, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर महेश, डेट पर्टिकुलर, LF, अमाउंट। सबसे पहले तो आपको शेयर फॉरफिट करना है। शेयर फॉरफिट कब कर रहे हैं दोस्त? हम सर शेयर फॉरफिट कर रहे हैं अलॉटमेंट के बाद। शेयर फॉरफिट अगर अलॉटमेंट के बाद कर रहे हैं तो हमारे शेयर फॉरफीचर की एंट्री क्या होनी चाहिए? शेयर फॉरफीचर की हमने बेसिक एंट्री क्या बनाई थी? हमने शेयर फॉरफीचर के लिए बेसिक एंट्री बनाई थी दोस्त शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर अकाउंट। ये हमारी बेसिक एंट्री। अभी मेरी एंट्री कंप्लीट नहीं हुई है, कोई अपने मन में थॉट लेके मत आना अभी। हाँ, ये हमारी बड़ी बेसिक एंट्री है। जब भी कोई शेयर फॉरफिट होगा तो एंट्री होनी चाहिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल इन अरियर अकाउंट। अब क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम भी इन्वॉल्व है, और हम सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे कब मांग रहे हैं? हम प्रीमियम के पैसे मांग रहे थे दोस्त मेरे अलॉटमेंट के साथ। क्या हमें सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे मिल गए? वेदर दिस प्रीमियम मनी हैज़ बीन रिसीव्ड और नॉट। सर क्यों कह रहा हूँ? अगर ये प्रीमियम के पैसे रिसीव हो गए होंगे, मैंने पूछा आपसे क्या हमारे पास प्रीमियम के पैसे रिसीव हो गए? अगर आप कहते हैं कि यस सर हमें प्रीमियम के पैसे मिल गए, तो फॉर फ्यूचर के समय इसका कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। लेकिन अगर प्रीमियम के पैसे रिसीव नहीं हुए हैं तब फॉर फ्यूचर के समय इसकी भी रिवर्सल एंट्री करनी पड़ेगी।
तो क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि हमें अलॉटमेंट के पैसे नहीं मिले, इसका मतलब अलॉटमेंट के समय हमने जो 5 रुपये कैपिटल के कॉल किए थे वो भी नहीं मिले और 1 रुपये जो प्रीमियम के कॉल किए थे वो भी नहीं मिले। इसका मतलब जब हम शेयर को फॉरफिट करेंगे तो इस सिक्योरिटी प्रीमियम को भी रिवर्स करना ज़रूरी है। अब क्यों रिवर्स करना ज़रूरी है दोस्त, इसका अब मैं अपने लेक्चर के अंदर काफ़ी डिटेल में डिस्कशन कर चुका हूँ। लगभग इसी पॉइंट को समझाने के लिए मैंने 15 से 20 मिनट का डिस्कशन किया था। तो दोस्त यहाँ पर मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे नहीं मिले हैं, इसीलिए मुझे यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी डेबिट करना पड़ेगा। security premium account will be debited, so that will be my complete entry. Share capital account debited, security premium account debited, to share forfeiture account, to call in arrear account. याद रखें सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को आप तभी डेबिट करेंगे जब आपको सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे कॉल करने के बाद भी ना मिले हों। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा किससे? शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय कॉल्ड अप कैपिटल। अब ऐसा लिखना मत एग्जाम में जैसे मैं रेड पेन से लिख रहा हूं कॉल्ड अप कैपिटल ना। शेयर कैपिटल अकाउंट को हम कॉल्ड अप कैपिटल से डेबिट करेंगे। अब कॉल्ड अप कैपिटल कितनी थी, तो कॉल्ड अप कैपिटल अगर देखना है तो हम कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, 100। और जिस समय हम अपने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं उस समय तक हम एप्लीकेशन के समय 5 रुपये कैपिटल कॉल कर चुके थे और अलॉटमेंट के समय 5 रुपये कैपिटल कॉल कर चुके थे, यानी हमारी कॉल्ड अप कैपिटल हर एक शेयर पे 10 रुपये की थी। तो टोटल कॉल्ड अप कैपिटल जो मेरी जर्नल एंट्री में डेबिट होनी चाहिए वो होगी 1000 रुपीज़ की। सिक्योरिटी प्रीमियम को आप डेबिट करेंगे भाई कितने रुपए से, जितना आपने सिक्योरिटी प्रीमियम कॉल किया होगा। यहाँ पर मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम भी 100 शेयर पे 1 रुपये के हिसाब से कॉल किया होगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹100। शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में हम उन पैसों को डेबिट करते हैं जो हमने शेयर होल्डर से ले तो लिए हैं, लेकिन अब क्योंकि उसके शेयर फॉरफिट हो रहे हैं हम उसके शेयर वापस ले रहे हैं, फिर भी हम उसको वापस नहीं करने वाले। वी आर नॉट गोइंग टू रिफंड दिस मनी टू द शेयर होल्डर, दैट इज द शेयर फॉरफीचर। या मोटे मोटे तौर पे कहूं, मैं आपसे टेक्निकली कहूं तो मैं कहूंगा यहां पे शेयर फॉरफीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय कॉल रिसीव्ड। जितने पैसे आपको शेयर होल्डर से मिल चुके हैं आप उतने से शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे। हमें कितने पैसे मिले? क्या हमें अलॉटमेंट के पैसे मिले? नहीं सर। क्या हमें एप्लीकेशन के पैसे मिले? यस सर। तो हमें हमारे शेयर होल्डर से ये 5 रुपये मिले हैं और हम इन्हीं 5 रुपये को फॉरफिट करेंगे। इसीलिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए 100 शेयर पे एट द रेट ऑफ ₹5। तो ये होगा दोस्त 500 रुपीज़। अब बात आती है कॉल इन अरियर। कितने का कॉल इन अरियर हुआ? कॉल इन अरियर का मतलब होता है वो पैसे जो हमने कॉल किए लेकिन हमारे शेयर होल्डर ने हमें नहीं दिए, दैट इज नोन एज कॉल इन अरियर। तो मैंने दोस्त एप्लीकेशन के समय 5 रुपये कॉल किए, क्या मुझे पैसे मिले? यस सर। तो दैट इज नॉट योर कॉल इन अरियर। अलॉटमेंट के समय मैंने 6 रुपये कॉल किए, क्या ये पैसे मिले? नहीं सर, ये है हमारा कॉल इन अरियर। सो द कॉल इन अरियर इन दिस कंडीशन इज 6 रुपीज़ ऑन 100 शेयर, दैट इज इक्वल टू 600 रुपीज़। तो ये होना चाहिए। अब नरेशन आप लोग लिख सकते हैं, मैं नरेशन बहुत डिटेल में नहीं रख रहा हूँ। बीइंग 100 शेयर फॉरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, ऐसे करके आप यहाँ पे अपना नरेशन लिख दें। आगे चलूँ? यस सर। चलो, पहली फॉरफीचर की एंट्री तो हो गई। अब बात आती है री इशू की एंट्री। री इशू की एंट्री मैंने 3 अलग अलग कंडीशन में बनानी है। कंडीशन नंबर 1 ये कह रहे हैं कि अगर मान लो हम शेयर को 10 रुपये में री इशू करें तो एंट्री क्या बननी चाहिए? आओ चेक करते हैं। अगर मैं 10 रुपये में शेयर को री इशू करूंगा तो एंट्री क्या बनाऊंगा भाई? बेसिक एंट्री तो बनेगी मेरी बैंक अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, और क्योंकि मैं शेयर कैपिटल इशू कर रहा हूं इसीलिए शेयर कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। मैं कितने शेयर री इशू कर रहा हूं? आई एम इशूइंग 100 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10, तो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹1000 एंड शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹1000। बात खत्म। नरेशन लिख देंगे, बीइंग 100 शेयर वर इशूड, बीइंग 100 शेयर इशूड एट द रेट ऑफ ₹10 पर शेयर फुली कॉल्ड अप। आगे चलूं? यस सर, आगे चलो। अब इसी के अंदर ये तो हो गई एडजस्टमेंट नंबर A की फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री क्या होगी? सेकेंड एंट्री होगी हमने शेयर को फॉरफिट करते समय जो प्रॉफिट कमाया है उसमें से जितना प्रॉफिट हमारे पास बच गया उस प्रॉफिट को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे।
सर हमने प्रॉफिट कमाया था, हाँ बिल्कुल प्रॉफिट कमाया था, कैसी बात करते हो। ये देखो, ये जो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में आपने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं 500 रुपीज़, ये अल्टीमेटली तुम्हारा प्रॉफिट ही तो है। सर कैसे कैसे? अरे भाई आपने शेयर इशू किए, शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन के समय आपको 5 रुपये दिया, आपने उससे 5 रुपये भी ले लिए, बाद में उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए तो आपने शेयर भी वापस ले लिया। अब एप्लीकेशन के 5 रुपये भी तो वापस नहीं कर रहे हो आप, तो ऐसी कंडीशन है पैसे लिए लेकिन हम वापस थोड़े ना कर रहे हैं अभी, इसलिए हमारे लिए प्रॉफिट है। तो मैंने शेयर को फॉरफिट करते समय 500 का प्रॉफिट कमाया, लेकिन शेयर को री इशू करते समय मेरे पास में कोई लॉस नहीं है। इसका मतलब मेरे पास पूरा का पूरा 500 रुपए का प्रॉफिट बचा हुआ है, और ये पूरा का पूरा जो 500 रुपए का प्रॉफिट बचा हुआ है, इस 500 रुपीज के प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री बनेगी दोस्त यहाँ पर शेयर। आप लोग ऐसे लाल पीले हरे नीले पेन का यूज नहीं करेंगे, एग्जाम में आप सिर्फ ब्लैक बॉल पेन को यूज करेंगे। तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट, सॉरी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹500 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹500। ये बनी दोस्त केस नंबर, केस ए की 2 एंट्री। अब बात आती है केस बी की। आ जाओ दोस्त केस बी पे चलते हैं। केस बी में कह रहे हैं कि मान लो अगर हमने ये शेयर री इशू किया है 12 रुपए में, केस बी है मेरा क्या, री इशूड एट ₹12, री इशूड एट ₹12। अगर मैं शेयर को 12 रुपए में री इशू करूँ तो एंट्री क्या होगी? हाँ भाई 12 रुपए में री इशू करूंगा तो पहले तो बेसिक एंट्री बनाओ। बेसिक एंट्री होगी दोस्त बैंक अकाउंट इज टू बी डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब क्योंकि मेरे शेयर की फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए की है, मैं अपने शेयर को 12 रुपए में री इशू कर रहा हूं, तो जो भी मेरी नॉमिनल वैल्यू है फेस वैल्यू से एक्सेस मनी रिसीव होगी, वो एक्सेस मनी कहां ट्रांसफर करनी पड़ेगी? मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर करनी पड़ेगी। तो दोस्त मैं यहां पर एक क्रेडिट और करूंगा, और वो क्रेडिट होगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, जो भी लिखना चाहो, दोनों ठीक है। सर एंट्री कितने रुपए से होगी? भाई मैं 100 शेयर इशू कर रहा हूँ, 12 री इशू कर रहा हूँ 12 रुपए में, तो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹1200। शेयर कैपिटल अकाउंट कॉल्ड अप कैपिटल से क्रेडिट होगी 100 × 10 दैट इज इक्वल टू 1000। सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम के मनी से क्रेडिट होगा तो ये हो जाएगा 200 रुपीज़। नरेशन आप लोग लिखेंगे बीइंग 100 शेयर वर री इशूड एट द रेट ऑफ ₹12 पर शेयर, ₹10 कॉल्ड अप। आगे चलें। यस सर, ये तो हो गई दोस्त मेरी पहली एंट्री, केस बी की फर्स्ट एंट्री। अब बात आती है केस बी की सेकंड एंट्री। केस बी की सेकंड एंट्री में जितना प्रॉफिट मेरे पास में फॉर फ्यूचर का जितना प्रॉफिट मेरे पास में बचा हुआ होगा, उतने प्रॉफिट को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। देखो शेयर को फॉरफिट करते समय मुझे प्रॉफिट कितना हुआ था? 500 रुपीज। री इशू करते समय कोई लॉस हुआ क्या? सर री इशू करते समय प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट को भूल जाओ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रॉफिट ऑफ री इशू। मैं ये कह रहा हूं कि री इशू करते समय कोई लॉस हुआ क्या? नहीं सर। इसका मतलब फॉर फ्यूचर का पूरा प्रॉफिट आपके पास में एज इट इज बचा हुआ है, तो आप इस पूरे प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री बनाएंगे दोस्त यहां पर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹500 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट बाय ₹500। आगे चलूं? यस सर आगे चलो। ये तो थी दोस्त केस बी की 2 अलग अलग एंट्रीज। अब आगे चलते हैं केस सी पे। केस सी कहता है कि मान लो ये शेयर अगर री इशू किए जाएं एट द रेट ऑफ ₹5, तो एंट्री क्या बनाओगे? हाँ आओ। अगर मैं शेयर को री इशू करूंगा 5 रुपए में, तो पहली एंट्री बनाऊंगा दोस्त बैंक अकाउंट इज टू बी डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले बेसिक एंट्री बनाओ, शेयर कैपिटल अकाउंट। मेरा हर एक शेयर फुली पेड अप है, मेरा हर एक शेयर 10 रुपए का है। इसका मतलब 100 शेयर मेरे कितने रुपए के हुए? 1000 के। मैं इनको री इशू कितने में कर रहा हूं? मैं 100 शेयर को री इशू कर रहा हूं 5 रुपए में, तो मुझे मिलेंगे सिर्फ 500। तो बताओ प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? हम अपनी 1000 रुपए की शेयर कैपिटल को, हम अपनी 1000 रुपए की नेट एसेट को 500 रुपए में बेच रहे हैं।
500 रुपये में री इशू कर रहे हैं, इसका मतलब मेरा 500 रुपीज़ का लॉस है। और अगर ये लॉस है तो एज पर योर नॉमिनल अकाउंट नेचर ऑल द लॉसेज शुड बी डेबिटेड, तो 500 रुपीज़ यहाँ पे डेबिट होना चाहिए। सर यहाँ पे आगे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखूंगा दोस्त मैं शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। सर ऐसा क्यों लिख रहे हो? ऐसा मैं इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इन्हीं शेयर को फॉरफिट करते समय जो प्रॉफिट हुआ था उस प्रॉफिट को हमने शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में क्रेडिट किया था। अब जब इन्हीं शेयर को री इशू करते समय लॉस हो रहा है तो इस लॉस को इसी फॉर फ्यूचर के प्रॉफिट से सेट ऑफ करना चाहिए, तो इसीलिए मैंने लॉस की जगह लिख दिया शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। तो कंप्लीट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब मुझे यह देखना है कि क्या मेरे पास फॉर फ्यूचर के समय का कोई प्रॉफिट बाकी है। अगर होगा तो मैं उसको भी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करूंगा। आओ सेकंड एंट्री की बात करें। ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री, ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। अब आ जाओ सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री होनी चाहिए बचे हुए प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। एंट्री बननी चाहिए यहां पर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट इज टू बी डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। आओ चेक करते हैं क्या हमारे पास अभी भी कोई प्रॉफिट बचा है। शेयर को फॉरफिट करते समय हमने प्रॉफिट कमाया था 500 रुपीज, लेकिन थर्ड कंडीशन में शेयर को री इशू करते समय लॉस कितना हो गया? 500 रुपीज। जितना कमाया उतना तो री इशू के समय लॉस ही हो गया। तो अब क्या आपके पास में कोई प्रॉफिट बचा है? फॉर फ्यूचर के समय प्रॉफिट हुआ था 500 का, री इशू के समय आपका लॉस हो गया 500 का, तो आपके पास में कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए अब कोई भी पैसे नहीं बचे हैं। तो ये हो जाएगा दोस्त नील। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट नील। दोस्त आई थिंक अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा।